नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए भोजन से संबंधित जो टॉपिक अभी चल रहा था, इसी से आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम जब भोजन को पकाते हैं, उस पकाने से हमारे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे भोजन होते हैं उसमें जो पोषक तत्व हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ये कच क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्लस जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और ये बहुत इजी वे में मैं यहाँ पे बताऊंगी, जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। और इसी से आप जुड़ करके यहाँ से आप छोटे छोटे वीडियो देख करके छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत बड़ा करने का मतलब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे रैंक से पास भी हो सकते हैं। बस केवल आपको छोटे छोटे प्रयास करने हैं और छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपके बड़े बन जाते हैं। तो ये आप यहाँ से जुड़ करके ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारा भोजन खाद्य सामग्री के पौष्टिक तत्व मतलब खनिज लवण, विटामिन, वसा पर पाक क्रिया का मतलब पकाना, भोजन को पकाना, पकाने पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसके पौष्टिक तत्वों पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो भोजन होता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, सब्जियां, ये सब हम लोग खाते रहते हैं भोजन के रूप में। हम संतुलित डाइट लेते हैं, तो ये सब में भी हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, हमारे क्या हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व कितने होते हैं? मुख्य रूप से 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल, ये हमारे 6 होते हैं। लेकिन एक और ऐड कर दिया गया है, ये आपके रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं, जो जो हमारे कोई एनर्जी या कोई हमारी बॉडी का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कि हमारी जो हमारा पेट होता है, पेट में जो हमारी आंत होती है, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जहाँ पर भोजन पचता है, वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। यानी हमारे ये आंत को साफ रखने का काम करता है। यानी हमारी आंत क्या होती है, क्लीन करने का काम हमारा कौन करता है, फाइबर करता है। तो ये भी आप जानते रहिए। अब देखते हैं कि जो हमारा पकाते हैं जब भोजन को, इस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी वो पकाने से उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसे अनुकूल कहते हैं। उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे प्रतिकूल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पकाने से जो पोषक होते हैं उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनुकूल माने अच्छा, प्रतिकूल माने बुरा। ठीक है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? यह आपको ऊर्जा देने का काम करता है। क्या काम करता है ये? एनर्जी बिल्डिंग कहते हैं, या ऊर्जा देने का काम करता है। क्या करता है ये? ऊर्जा देने का कार्य करता है हमारी बॉडी में, चलने के लिए, फिरने के लिए, दौड़ने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, यानी हर काम के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हम जैसे आप तेल भराते हैं गाड़ी में तो चलती है, फ्यूल भराते हैं, उसी तरीके से आपके ये इस गाड़ी रूपी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें भोजन से मिलती है। और उस भोजन को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से ही अपने काम को कर पाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे शरीर में 2 रूप में होता है, एक शर्करा के रूप में और एक स्टार्च के रूप में। शर्करा क्या है, स्टार्च क्या है? स्टार्च जब हम अनाजों में, यानी हम जो अनाज खाते हैं, उस अनाजों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन, ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कितने कितने रूपों में हम लेते हैं? एक स्टार्च के रूप में लेते हैं और एक शर्करा के रूप में लेते हैं। एक स्टार्च के रूप में होते हैं और एक शर्करा के रूप में लेते हैं। शर्करा के रूप में हम क्या क्या लेते हैं? गुड़ और चीनी को लेते हैं। क्या लेते हैं? गुड़ और चीनी को लेते हैं। और स्टार्च के रूप में हम अनाजों से जो हमें मिलता है, हम स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। अब देखते हैं जिनको हम पकाते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, स्टार्च को जब पकाते हैं तो पानी में उबालने पर क्या करते हैं, जब पानी में इसको उबालते हैं, जैसे देखिए चावल को आप एग्जाम्पल है, चावल को उबालते हैं क्या होता है, उसके जो सेलुलोज होते हैं क्या होते हैं, फट जाते हैं। फट जाने के बाद वो लेई के समान होते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि स्टार्च को, यानी अनाज को जब उबालते हैं
तो क्या होता है, उसके अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है वो क्या होता है, फट जाता है और लेई जैसा हो जाता है। यानी जो हमारा पकाने पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर, अच्छा पड़ता है। ये बुरा नहीं पड़ता है बल्कि इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि हम पकाएंगे नहीं तो हम चावल को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि चावल चावल पकेगा नहीं, फूटेगा, इसका सेलुलोज फटेगा नहीं तो हमारे शरीर में वो पचेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्च जो होता है इस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और पानी में उबालने पर सेलुलोज के रूप में फट जाते हैं। और ये इनको बिना जल के पकाते हैं। अब देखिए बिना जल के पकाते हैं, जैसे बिना जल में जैसे आप चावल को हल्का भूनते हैं, लावे के आप हल्का भूनते हैं, तो जब हल्का बिना पानी के आप भिगोते हैं, मतलब चलाते हैं, तो क्या होगा उसमें, वो भूरा होने लगता है। क्या होता है, वो भूरा होता है, हल्का बादामी सा होने लगता है। और बहुत ज्यादा भून देते हैं तो क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है, कहते हैं जल गया। क्या कहते हैं, जल गया। तो यही जल गया, यानी जब बहुत ज्यादा सूखे में जब हम कार्बोहाइड्रेट को भूनते हैं, करते हैं, उसमें क्रिया कराते हैं, तो काला हो जाता है। और हल्की आंचों से पकाते हैं तो हमारे खाने योग्य हो जाता है, यानी वो बादामी रंग में हो जाता है। जैसे हम चावल को भूनते हैं, कच्चे चावल को जब भुना जाता है, और भी चीज़ों का एग्जाम्पल है। तो जैसे रोटी देखिए आप, रोटी को जब ज़्यादा कर देते हैं, आँच तेज रहती है, तो क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है ना, जल जाता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि ताप के प्रभाव से, यानी जब अधिक ताप दिए जाएंगे, तो ये ताप के प्रभाव से क्या होता है, वही वही कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बदल जाता है, वो डेक्स्ट्रिन के रूप में। जैसे आपने रोटी को बनाते हैं और रोटी आपकी किस रूप में बदल जाती है, वो डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि पानी में उबालने पर सेलुलोज फट जाते हैं, बिना पानी से वो हल्के बादामी रंग के हो जाते हैं, और अधिक ताप उनको देने से वो काले रंग की हो जाती है। कुल मिला के स्टार्च पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शर्करा, शर्करा क्या होता है, जब हम पानी मिला देते हैं, जैसे हम रस बनाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो चीनी मिलाने से क्या होता है, शरबत फॉर्म बन जाता है, बदल जाता है। फिर पानी में मिलाने से क्या होता है, वो शरबत के रूप में जाता है, रस के रूप में बदल जाता है। और बिना पानी के उबालने से क्या होता है, बिना पानी के उबालने से वो भूरे रंग का हो जाता है। जैसे आप गुड़ को रखते हैं आँच पे, क्या होता है, पानी में डालते हैं, धीरे धीरे वो गलता है, लेकिन उसका रंग क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर। चीनी को आप रखिए बिना पानी के, वो भी क्या हो जाएगा, भूरा होने लगता है। तो यही है आपका कि बिना पानी के भूरा रंग के हो जाते हैं, और पानी के साथ मिलाने से शरबत के रूप में बदल जाते हैं। यानी इन दोनों पर क्या होता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल नहीं पड़ता, यानी इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, बुरा नहीं पड़ता है। अब आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन पे क्या होता है, प्रोटीन का पर जो प्रभाव पड़ता है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ चीज़ों पे अच्छा है, कुछ चीज़ों पर बुरा होता है। देखिए प्रोटीन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए प्रोटीन दो रूप में पाए जाते हैं, आपको पता है। एक जन जगत से होता है, एक आपका वनस्पति जगत से होता है। जन जगत का मतलब क्या होता है, जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं, जैसे मीट, मांस, अंडा, मछली, दूध, ये हमारे क्या प्राणी जगत है, जो हमें जीव जंतुओं से मिलता है। ठीक, वनस्पति क्या होता है, जो हमें अनाजों से मिलता है। जैसे आप दाल लेते हैं, दाल में प्रोटीन होती है। और इसके साथ सोयाबीन में आप अच्छी किस्म की होती है, जितने प्रकार की दालें होती हैं, सोयाबीन होता है, मूंगफली होता है, ये सब क्या है, ये अच्छे स्रोत होते हैं किसके, वनस्पति प्रोटीन की। तो इसमें कह रहा है जब हम उबालते हैं, प्रोटीन को पकाते हैं, तो वनस्पति पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दाल को आप ऐसे नहीं खा सकते। दाल को क्या है, ऐसे नहीं खा सकते हैं। सोयाबीन को आप ऐसे नहीं खा सकते, उसको पकाएंगे तभी वो अच्छा मतलब पकेगा, तो सही अच्छा रिस्पॉन्स देगा, खाने योग्य होगा, पचेगा। ठीक है, और जब प्राणी जगत को बहुत ज़्यादा देर तक बहुत अधिक ताप पर पका देने से, तो उसकी जो प्रोटीन होती है किसकी, प्राणी जगत की, वो कठोर हो जाती है, जो पक तो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये काफ़ी देर बाद हमारे शरीर में ये डाइजेस्ट होता है। ये भी आपको जानना है। तो प्रोटीन में वनस्पति जगत में है और प्राणी जगत से है। वनस्पति में अच्छा प्रभाव पड़ता है और प्राणी में इसका प्रतिकूल, यानी ये कठोर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब हम आते हैं वसा पर पाक क्रिया का प्रभाव। वसा मतलब जो हमारे तेल, घी, मक्खन, ये सब जो हम लोग खाते हैं, ये हमारे क्या है, इसी को हम वसा कहते हैं। यानी जो तैलीय रूप में होती हैं चीज़ें, जैसे सरसों का तेल, और इसके बाद और अदर रिफाइंड, और अदर भी जितने हैं, घी, मक्खन, ये सब क्या है, ये सब चिकनाई वाली चीज़ें। इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। जैसे सरसों का तेल आप खाएंगे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसी की जगह आप रिफाइंड खाते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। इसके साथ साथ डालडा खाते हैं, नुकसानदायक है। जबकि घी 1 चम्मच खाएंगे तो आपकी बॉडी को मेंटेन रखने का काम करता है।
तो ये चीज़ें हैं। तो ये वसा का हमारे ज़्यादा देर तक इनको हम पकाते हैं, बहुत देर तक ये आग पर रहता है, आँच पर रहता है, तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे आपने देखा होगा, जब तेल आप खूब गर्म करते हैं उसमें धुआँ निकलता है, देखा है आपने? तो धुआँ निकलता है, धुआँ से क्या होता है, उसमें एक गैस बन जाती है। उस गैस का नाम क्या है? एक्रिलीन। एक्रिलीन कहीं लिखा है, कहीं एक्रिलिक लिखा है, कहीं एक्रिलीन लिखा है। वही है, एक एक्रिलीन का निर्माण होता है एक्रिलीन गैस का, जो एक तीखी गंध होती है इसमें। और इस तरह से तेल में पके हुए हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में गैस बनने की संभावना है। प्लस ये जो भोजन जिसमें पकता है उस चीज़ में, वो जल्दी पचता नहीं है, पचने में भी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग समोसा इसीलिए रोका जाता है कि तली हुई चीज़ें बाहर की ना खाएं, क्योंकि बहुत दिनों तक वो तेल को गर्म करते रहते हैं, छानते रहते हैं। जो उसमें से वो जो उसमें मेन तत्व पाए जाते हैं आपके वसा, वो आपके नहीं रह जाते हैं, केवल एज अ चिकनाई के रूप में रह जाते हैं, ग्लिसरॉल फॉर्म में रह जाते हैं, जिससे हमारे लिए वो नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है इसे बार बार गर्म करने से वसा ग्लिसरॉल फॉर्म में या चिकनाई के फॉर्म में वो बदल जाते हैं, इसीलिए बार बार गर्म नहीं किया जाता है, बार बार गर्म करने हुए तेल में नहीं खाया जाता है। समझ आ गया आपको? अब हो गया वसा पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अब आता है हमारा विटामिन। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कार्बोहाइड्रेट पे क्या प्रभाव पड़ा? अनुकूल पड़ा। और प्रोटीन पे क्या प्रभाव पड़ा? अनुकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन जो हमारे जो मीट होते हैं, मांस मछली होते हैं, इस पर प्रतिकूल, यानी ये कठोर हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं अधिक देर तक रखने से। नहीं तो इसके भी आपका सामान्यतः अनुकूल ही प्रभाव है। अब आपका आता है विटामिन पर क्या प्रभाव पड़ता है पाक क्रिया का। देखिए, सबसे पहले विटामिन क्या है? वसा क्या था? वसा हमें ऊर्जा देने का काम करता है, ये भी जान लीजिए। वसा क्या है? ऊर्जा देने का काम करता है। प्लस कोमल अंगों की रक्षा करने का काम करता है, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने का काम करता है, हमारे कोमल अंगों की रक्षा करने का काम करता है। तो हमें इसीलिए 20 से 30 ग्राम तक हमें वसा लेनी चाहिए। जितना आप खाएं उतना आपका बॉडी कंज्यूम कर ले तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन यदि ट्रांस फैट खाते हैं, रिफाइंड की चीज़ खाते हैं, बार बार तली हुई चीज़ों को खाते हैं, तो ये नुकसानदायक होते हैं। अब हमारा विटामिन पर बात क्रिया का क्या है? तो विटामिन क्या है? एक सुरक्षात्मक तत्व होता है, यानी हमारे अंगों में तो ना ऊर्जा देता है, ना तो रक्षा करता है, ना तो कोमल अंगों की रक्षा करता है, बल्कि ये क्या करता है? ये हमें रोगों से बचाने का काम करता है। कौन? विटामिन। रोगों से बचाने का काम करता है हमारा विटामिन। और ये यदि ज़्यादा देर तक पकाते हैं इसमें, देखिए विटामिन डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विटामिन डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विटामिन ए पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विटामिन बी और विटामिन सी यदि ज़्यादा देर तक हम पकाते हैं, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है इस पर? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी विटामिन बी नष्ट हो जाता है, विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, और यदि उबाले हुई चीज़ों को यदि उबालते हैं जिस चीज़ में, उस पानी को फेंक देते हैं, तो भी क्या होता है? उसमें पोषक तत्व हमारे निकल जाते हैं। इसीलिए उतना ही पानी में उबाला जाए जितना ज़रूरत हो। यदि पानी बच गया है तो उसको अन्य खाद्य सामग्री में प्रयोग कर लेना चाहिए। ये हो गया आपका विटामिन पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अब आता है खनिज लवण। खनिज लवण भी हमारे रक्षात्मक तत्व में आते हैं, हमारे अंगों की रक्षा करते हैं, रोगों से बचाने का काम करते हैं, प्लस हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का भी संतुलन रखने का काम करते हैं। ठीक है, और इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, विटामिन पर भी है आपका प्रतिकूल, और खनिज लवण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब इनको हम अत्यधिक धोने से, सब्जियों का करते हैं बिना काटने से पहले ही, काटने के बाद होते हैं, तो उसमें देखिए सारी चीज़ें निकल जाती हैं। देखा आपने सब्जियों का, मैं पालक को उदाहरण देते हैं, इसमें आपका क्या होता है? हरा हरा पूरा निकल जाता है, कहते हैं बहुत गंदा है। गंदा नहीं है, बल्कि आप उस तत्व को, जो हमारे तत्व पाए जाते हैं, वो आपके निकल जाते हैं। इसीलिए हरी सब्जियों को क्या है? काटने से पहले धोना चाहिए, और अन्य सब्जियों को भी काटने से पहले धो लेते हैं, जिससे उससे क्या होता है? उसके जो अंदर वाले पोषक होते हैं वो बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक धोना नहीं जाता है, ये उबले पानी को फेंकना नहीं चाहिए जिसमें उबालते हैं। प्लस क्या होता है? इसको काट कर नहीं धोया जाता है। इन सब चीज़ों से क्या होते हैं? हमारे पोषक तत्व क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको 5 पोषक तत्व में की चीज़ों को बताया। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, और पांचवा खनिज लवण। अब चलिए आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आप क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो पहले क्लास 10th के बच्चे, सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में क्या तय करेंगे कि भोजन को पकाने से उनमें पाए जाने वाले कौन से
पोषक तत्व होते हैं जिन पर पाक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, या पाक क्रिया का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या पाक क्रिया का भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आपका क्वेश्चन कई तरीके से घुमा सकते हैं। तो आप यदि आए प्रभाव 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 शब्द आए किस पर, किसका, पाक क्रिया का, किस पर, पोषक तत्वों पर, इस तरीके से दिया है तो ये इसका आंसर आपका यही होगा। अब आ सकता है आसान वाला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इस कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, शर्करा और स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शर्करा किस रूप में होता है, गुड़ और चीनी के रूप में हम खाते हैं। स्टार्च कहाँ पाए जाते हैं, अनाजों पर। ये आपके जो टिक करने वाले क्वेश्चन आते हैं ये भी है। अब यहाँ पे कंपटीशन वाले बच्चे भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन, यदि स्टार्च को हम उबालते हैं तो क्या होता है, जब स्टार्च को हम उबालते हैं तो उसके जो सेलुलोज होते हैं वो फट जाते हैं और लेई के समान हो जाते हैं, और इनको पकाने से ये पच जाते हैं, यानी हम ये पाचने योग्य हो जाते हैं बॉडी में। कुल मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है कि पाक क्रिया का कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पाक क्रिया का कार्बोहाइड्रेट पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल नहीं पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और यदि आ जाए, यदि हम स्टार्च को बिना जल के पकाया जाए तो उसमें कौन सा रंग में परिवर्तन हो जाएगा, कैसा रंग हो जाएगा, काला, गुलाबी, हरा, पीला, नीला आदि आदि रंग पूछ रहे हैं तो आपको पता है ये हल्का बादामी हो जाता है। ठीक है। यदि हम शर्करा को पानी के साथ मिलाते हैं तो किस रूप में हो जाता है, शरबत के रूप में, और अन्य रूप में हो सकता है तो आपको पता है शरबत के रूप में। यदि इसको बिना पानी के उबालते हैं तो क्या होगा, तो इसका रंग भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, और जो जिलेटिनाइजेशन की क्रिया उसमें होती है। ठीक है। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, एक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसको उबालने से, जंतु जगत को उबालने से क्या हो जाता है, ये कठोर हो जाते हैं। वनस्पति भोजन तत्वों को उबालने से क्या होते हैं, इनमें सकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है, यानी ये क्या होते हैं, पक जाते हैं। ऐसे भोजन को खाने से वो हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। ये देखिए हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, और बड़े क्वेश्चन हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, 7 है, वैसे आप 6 हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल। वसा पर क्या प्रभाव पड़ता है, पाक क्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें से कौन सी गैस निकलती है, एक्रेन गैस निकलती है। और नेक्स्ट है आपका विटामिन, क्या होता है, कैसा तत्व है, एक सुरक्षात्मक तत्व होता है। क्या काम करता है, रोगों से रक्षा करने का काम करता है। ऐसा कौन सा तत्व होता है जिस पर पकाने से नष्ट होता है, कौन से विटामिन में, विटामिन बी, विटामिन सी। किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विटामिन डी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए। आप लोग पूछते हैं मैम कैसे क्वेश्चन बनाएं, तो यही है क्वेश्चन बनाने का तरीका। जब आप डीप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक आपसे निकलते जाएंगे और उसको नोट करते जाएंगे। खनिज लवण आपका रक्षात्मक तत्व होता है, इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनको उबालने से, इनको बिना बिना धुले काटने से या अत्यधिक धोने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमें कमेंट बताइए ज़रूर। और आप लोगों के व्यूज़ को देख के लगता है कि आपको यहाँ से चीज़ें, कंटेंट जो है आपका मन का नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए एक दिन ऐसा आएगा यही कंटेंट आप ढूंढेंगे और यही कंटेंट फिर दोबारा पढ़ेंगे कि ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं आपको कैसे पढ़ना है। आप चाहे हाई स्कूल में हो, अदर में भी हो, यदि आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, और तब गुजरेंगे आप जब इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में, अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में फेस करेंगे, तब इस क्वेश्चन को ढूंढना शुरू करेंगे। तब आपको समझ में आएगा इस वीडियो की कीमत क्या है, जो भी वीडियो मैं डालती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अपना फेस करके आती हूँ, फेस करके आई हूँ। कई क्वेश्चन, कई एग्ज़ाम को बीट करके आई हूँ। ये सब क्वेश्चन हमें मिलते रहे हैं, तभी मैं उस टॉपिक को लाती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, जो आप एग्ज़ाम में फेस करें, वो क्वेश्चन आपका गलत ना जाए। तो आशा करती हूँ आप ज़रूर वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, और घर बैठे अपनी तैयारी करेंगे और एक सीट आप ज़रूर रिजर्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।